हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो। और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने EMW स्पेक्ट्रम पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने। और आज हम पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एक वैज्ञानिक थे प्लांक। उन्होंने ये बताया कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। जैसे कोई भी तरंग है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरंग है, EMW विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका जो उत्सर्जन है या अवशोषण है ना, वो कैसे होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। कैसे होता है? जब हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ये देखो, छोटी छोटी कणों के रूप के अंदर इसका क्या हो रहा है, अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है। और ये छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है। ये देखो इस तरीके से छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है जब इसको ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या है, बंडल्स है। और जब ये हम देखते हैं, एक साथ देखते हैं, तो ये हमें लगता है जैसे कोई तरंग है। तो इसने बताया कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होगा। क्या होगा? बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होगा, पैकेट्स के रूप में, जिसे प्लांक ने क्या नाम दिया? क्वांटा या फोटोन। क्या नाम दिया? क्वांटा या फोटोन। तो प्लांक ने क्या बताया भी, जब विद्युत का नहीं, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है तो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने जो प्रकृति बताई, प्रकाश की जो तरंग की प्रकृति बताई, वो कणियाँ बताई। तरंगे तो थी, तरंग के साथ साथ कणीय प्रकृति भी होती है। समझ में आया? ठीक है, कैसी दोनों प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति होती है और द्वैत होती है, तरंगे भी कणियाँ भी। यहाँ से पता चला अपने को। तो ये आ गया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इससे बताया जो ऊर्जा होती है क्वांटा की, क्वांटा या फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। एच है यहाँ पर प्लांक स्थिरांक, कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है भी। एच है जो प्लांक स्थिरांक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है? तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर ई समानुपाती न्यू, ई समानुपाती न्यू। और मैंने आपको पहले पढ़ा दी है भी, जिसकी लेमडा ज़्यादा उसकी आवर्ती कम होती है, और आवर्ती कम तो ऊर्जा कम होती है। मैंने कहा था अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो आवर्ती बढ़ेगी, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो ये प्लांक ने बताया था, ई समानुपाती न्यू, ऊर्जा बढ़ती है तो आवर्ती भी बढ़ती है, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, ये आपको बताया था। अब देखिए, अगर मैं इस न्यू की वैल्यू रखूं तो क्या बनेगा? ई बराबर एच सी अपॉन में लेमडा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। क्यों? न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन में लेमडा होता है। न्यू की मैंने वैल्यू रख दी तो ई बराबर एच सी अपॉन में लेमडा आ गया। ठीक है, ये तो है जूल के अंदर। किसके अंदर वैल्यू है? ये जूल के अंदर। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालनी हो तो हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश का भाग देना है, तो हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। ई का भाग देना इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए प्लांक कांस्टेंट, ये प्रकाश का वेग कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट, इस सभी की वैल्यू रखते हैं तो लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, वो आती है 12,400
और बटा में क्या आएगा लेमडा, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर। तो लेमडा आएगी ना वो एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है 12400 में लेमडा का भाग दें। लेमडा किस में रखनी है? हमें एंगस्ट्रॉन्ग में रखनी है, और ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, एक एग्जांपल देखते हैं अपने। अगर किसी कोई भी प्रकाश है उसकी जो तरंग दे रहा है वो 3100 एंगस्ट्रॉन्ग है, एंगस्ट्रॉन्ग में लेनी है अपने को, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो E बराबर 12400 पौन में 3100 का भाग देना है, क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग में रखना है। भाग दिया तो कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ गई? उस तरंग की क्या आ गई? ऊर्जा निकल आई। ठीक है। इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश होता है जो तरंग के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दर्शाता है। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसे प्रकाश के कौन से गुण हैं जो कणीय प्रकृति को दर्शाते हैं, और ऐसे कौन से हैं जो तरंगीय प्रकृति को दर्शाते हैं? तो हमें ध्यान रखना है प्रकाश की कणीय प्रकृति बस दो प्रभाव ही दिखाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और सेकंड वन कौन सा है? कृष्णिका सिद्धांत। कृष्णिका सिद्धांत। ओनली फॉर ये दो सिद्धांत होता है, ये प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। कौन कौन से? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका सिद्धांत। और जो तरंगीय प्रकृति है ना वो कौन कौन से दर्शाते हैं? यानी कि इनके द्वारा तो अपने कणीय प्रकृति समझा सकते हैं, और तरंगीय प्रकृति होती है ना वो हम किसके द्वारा समझा सकते हैं? परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, व्यतिकरण के द्वारा। ये आपने सब फिजिक्स में पढ़ रखा है, विवर्तन और ध्रुवण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछा जाए प्रकाश की कणीय प्रकृति को कौन से प्रभाव बताते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका सिद्धांत है। इससे पूछ सकते हैं कौन से प्रभाव के द्वारा हम प्रकाश की तरंगीय प्रकृति का व्याख्या कर सकते हैं, तो कौन कौन सा है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इसके द्वारा हम प्रकाश की तरंगीय प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं परमाणु प्रतिरूप के ऊपर चलते हैं। क्या हमें क्या पढ़ना है? परमाणु प्रतिरूप, परमाणु मॉडल पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जितने मॉडल दिए गए थे वो हमें परमाणु प्रतिरूप देखना है। तो पहला आएगा डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप। किसका आएगा? डाल्टन का मॉडल आएगा, डाल्टन मॉडल। आपको पता है भारत के अंदर सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था पदार्थ का छोटा कण। सेम डाल्टन ने बताया था ये पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और ये अकेले में स्थायी तो नहीं होता, ये संयुक्त रूप में स्थायी होता है, और इससे आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ डाल्टन ने बस बताया था, इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने ये बताया था भी जिस तरीके से तरबूज के अंदर लाल गिरी और काले बीज होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है जो परमाणु होता है ना उसके अंदर जो काले बीज हैं उनको तो इलेक्ट्रॉन मान लिया, लाल गिरी उसको क्या मान लिया? धनावेश मान लिया। उसी तरीके से ये वितरित रहते हैं। बस थॉमसन ने इतना ही बताया। और इसकी तुलना किससे की? एक चाइनीज स्वीट होती है उससे तुलना की, और उसके आधार पर इसने क्या नाम दे दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। इसका क्या नाम दे दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। और तरबूज की तुलना करें तो क्या नाम दे दिया? वाटरमेलन मॉडल। ठीक है। ये इन्होंने दो नाम दे दिए। इन्होंने तुलना किससे की? चाइनीज एक मिठाई आती है प्लम पुडिंग, तो उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल। तरबूज से तुलना की तो वाटरमेलन मॉडल। और इन्होंने बस यही बताया था जैसे बीज होते हैं ना तरबूज में तो उसको तो नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, बाकी जो लाल गिरी है ना उसको धनावेश भाग दे दिया। क्या दे दिया? धनावेश। तो इसकी तुलना किसी कर दी? तरबूज से कर दी। बस ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कौन सा आता है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है।
तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है रदरफोर्ड का मॉडल। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल है ना वो दो ही हैं, एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है और एक कौन सा नील्स बोर का मॉडल। ये हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो जो चीज़ पूछी जाए वो हमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है इसको हम बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड ओरम सोने की पतली पन्नी ली। उन्होंने क्या ली? एक गोल्ड ओरम की पतली पन्नी ली जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर। जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर या 10 की पावर -7 मीटर। ये थी इसकी मोटाई। क्या थी इसकी मोटाई? इसकी क्या थी? मोटाई थी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में। और इन्होंने क्या किया, परमाणु लिया, पर्दा लगा दिया इन्होंने। किसका पर्दा लगाया? जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया और यहाँ से अल्फा कणों की उन्होंने बौछार कर दी। क्या कर दी? बौछार। अल्फा कण कौन से होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण। द्विआवेशित हीलियम कण। इसका फॉर्मूला है 2 हीलियम 4 और +2 चार्ज है इसका। कितना चार्ज है? +2। तो ये होता है द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं। और इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर अल्फा कण का प्रयोग किया, इसलिए इसे हम कहते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। इन्होंने दोनों तरफ जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया और ये है ओरम की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी है और इनके दोनों साइड में जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया? लेप कर दिया। जिंक सल्फाइड होता है ना वो एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ है। कैसा है? प्रतिदीप्तिशील पदार्थ है यानी कि प्रकीर्णन करता है, यानी कि हमें चमक पैदा होती है, इसमें चमक हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश कण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं और कुछ कण होते हैं वो इसके पास से इसे मुड़ के निकल जाते हैं, नाभिक के पास से को निकल जाते हैं। और लगभग 20,000 कणों में से एक आधा कण होता है, एक दो कण होते हैं जो तरंग होती है वो बिल्कुल 180 डिग्री कोण पर वापस उसी पथ पर आ जाता है। 180 डिग्री के कोण पर जिस रास्ते से जाता है वो कण वो उसी से वापस आ जाता है। देखो अब अल्फा कण क्यों लिया? क्योंकि ये प्लस है, धनावेश है ना, धनावेश है, ये भी धनावेश है, तभी इन्होंने क्या किया? प्रतिकर्षण किया, तभी जो 180 डिग्री कोण पर गया वापस उसी पर आ गया और यहाँ पर चमक पैदा हुई तो हमें पता चला। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने ये सिद्ध किया भी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग तो सारा खोखला होता है, बीच में कुछ मामूली सा होता है धनावेश, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था इस प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तभी तो ये बीच में प्रकीर्णित हुआ ना, बाकी तो कहीं हुआ नहीं, तो इसे कहते हैं नाभिक। और उन्होंने ये बताया भी जो एटम होता है वो विद्युत उदासीन होता है। वो क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, अर्थात जितने धनावेश होता है ना उतने ऋणावेश होते हैं। बस उन्होंने इतना ही बताया कि जितने ऋणावेश है उतने धनावेश है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। केंद्रीय भाग में धनावेश केंद्रित रहता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक का और परमाणु का उन्होंने त्रिज्या बताई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। जो परमाणु की त्रिज्या बताई थी ना उन्होंने, वो तो बताई थी 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और जो नाभिक की त्रिज्या बताई थी ना वो बताई थी 10 की पावर -15 मीटर, जिसे हम 1 फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं। तो ये छोटा हो गया नाभिक, 10 की -15 पावर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात भी ध्यान रखनी है अपने को,
कि परमाणु का आकार कितना बताया, 10⁻10 मीटर त्रिज्या बताई थी, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या बताई थी 10⁻15 मीटर, जिसे हम फर्मी कहते हैं। तो इसके अंदर जो जो बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हमें एक तो ये ध्यान रखना है किसका प्रयोग किया गया, द्विआवेशित हीलियम कण, जिसे हम अल्फा कण कहते हैं। पन्नी किसकी थी, सोने की। मोटाई कितनी थी, 10⁻7 मीटर या 100 नैनोमीटर। प्रतिदीप्तिशील पदार्थ कौन था, जिंक सल्फाइड था। और जब प्रयोग किया तो उससे सिद्ध किया भी, नाभिक का आकार कितना, 10⁻15 मीटर, और परमाणु का कितना था, 10⁻10 मीटर। ये था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। अब कुछ कमियां रहेगी थी, वो कमियां हम पढ़ेंगे, और आगे हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।